हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम एमपी सेट का फुल लेंथ टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एमपी सेट का एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर को होने वाला है। उसी की प्रिपरेशन के लिए हमने ये एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है आपके लिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो एमपी सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? निम्नलिखित में से ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्राइमरी फोकस क्या है? ऑप्शन ए, द स्टडी ऑफ लॉज इन अ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन, द फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लॉ, द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल रूल्स एंड द राइटिंग ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्राइमरी फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में भी पूछा जाता है और सेट में भी आया है। मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, एरिस्टोटल, जॉन ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट और थॉमस हॉब्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ कमांड थ्योरी ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विथ विच थ्योरिस्ट? कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो कौन से थ्योरिस्ट के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस देखेंगे, इमैनुअल कैंट, जॉन ऑस्टिन, जर्मी बेंथम और कार्ल मार्क्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, जॉन ऑस्टिन ने ही ये कंसेप्ट दिया है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस emphasizes the historical development of law? एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल और नेचुरल लॉ स्कूल। इनमें से कौन सा स्कूल ज्यूरिस्प्रूडेंस का लॉ के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What is the term jus cogens most closely associated with? ये जो टर्म है जस कॉगेंस, सबसे पहले हम इसका मतलब जानेंगे। इसका मतलब होता है बाइंडिंग लॉ। ठीक है, ये एक क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कहाँ दिया गया है ये प्रिंसिपल? ऑप्शंस देखेंगे, लीगल रियलिज्म, इंटरनेशनल लॉ, नेचुरल लॉ, पॉजिटिव लॉ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ से एसोसिएटेड है। ये ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी कंट्रीज़ को फॉलो करना होता है। कोई भी कंट्री ऐसे रूल्स को फॉलो करने से मना नहीं कर सकती क्योंकि ये एक तरीके के बाइंडिंग लॉज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग does the sociological school of jurisprudence emphasize? Option A, the logical structure of law. Option B, the role of law in society and social needs. Option C, the natural moral principles underlying law. And option D है the history and evolution of legal system. सोशोलॉजिकल स्कूल ज्यूरिस्प्रूडेंस का इनमें से किस पे विशेष ध्यान देता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी एंड सोशल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म इन ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस में पॉजिटिविज्म की थ्योरी किसने दी है? थॉमस एक्विनस, जॉन लॉके, एच.एल.ए. हार्ट और जर्मी बेंथम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मी बेंथम। ठीक है, जर्मी बेंथम ने पॉजिटिविज्म की थ्योरी ज्यूरिस्प्रूडेंस में इंट्रोड्यूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? रियलिस्ट स्कूल का इनमें से कौन सा की कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी खास विशेषता है? ऑप्शंस देख लेंगे, फोकस ऑन द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ, एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ जजेस, पर्सनल बायसेस इन डिसीजन मेकिंग, लॉ इज बेस्ड एंटायरली ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स और ऑप्शन डी है
लॉ मस्ट बी अंडरस्टूड प्योरली थ्रू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, emphasis on the role of judges, personal biases in decision making। रियलिस्ट स्कूल की ये विशेषता है कि वो जोर देता है जजेस के रोल पर। जब डिसीजन दिया जा रहा है किसी केस में तो वहाँ पर कोई पर्सनल बायस ना हो, ठीक है, व्यक्तिगत कोई पूर्वाग्रह ना किया गया हो जज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ रॉस्को पाउंड्स सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। रॉस्को पाउंड का सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्राइमरी फीचर क्या है? ऑप्शन ए, law is a command of the sovereign. Option B, law should be understood only through legal text and statutes. Option C, law must adapt to the changing need of society and its social institution. और ऑप्शन डी है law is a reflection of universal। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, law must adapt to the changing needs of society and its social institution। रॉस्को पाउंड के सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का प्राइमरी फीचर ये है कि वहाँ पर ये बोला गया है कि लॉ को, कानून को अडेप्ट करना चाहिए सोसाइटी के बदलते हुए ज़रूरतों को और उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इन HLA हार्ट्स थ्योरी ऑफ लॉ द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ रिकॉग्निशन रेफर्स टू। ऑप्शन ए, अ रूल दैट डिक्टेट्स how laws are to be interpreted by courts. Option B, a fundamental rule that identifies the sources of law in a legal system. Option C, a rule that ensures the moral legitimacy of laws. And option D, a rule that describes how laws should be enforced। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अ फंडामेंटल रूल दैट आइडेंटिफाइज द सोर्सेज ऑफ लॉ इन अ लीगल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, और ऑप्शन डी है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन सा फीचर नहीं है? तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बेसिक स्ट्रक्चर in Indian constitutional law was propounded by। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शंस देख लेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चीफ जस्टिस के अजीज, द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंदा भारती केस, और ऑप्शन डी जस्टिस राधा कृष्णन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, और राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, राइट टू एजुकेशन जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कहाँ दिया है हमें? आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? ऑप्शंस देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आंसर विल बी होगा, आप आंसर विल बी ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहाँ दिया है हमें? आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इन इंडिया द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज लेड डाउन। ठीक है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया है? ऑप्शन है आर्टिकल 61, आर्टिकल 72, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 56। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, संसदीय संप्रभुता, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से एसोसिएट की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस देखेंगे, यूएस, इंडिया, यूके और कनाडा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17।
Under the Indian Constitution, the President can promulgate ordinances when option A, the Lok Sabha is not in session and there is an urgent need for lawmaking. Option B, the President desires to make a law immediately. Option C, the Supreme Court directs the President to make an ordinance. और option D है there is a consensus in the cabinet for making an ordinance. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द लोक सभा इज नॉट इन सेशन एंड देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर लॉ मेकिंग. प्रेसिडेंट जो है वो कब कोई लॉ बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो जब लोकसभा सेशन में नहीं होगी और बहुत ही अर्जेंटली रिक्वायर्ड होगा किसी लॉ का बनना तब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 18. द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू रेफर्स टू द पावर ऑफ द जुडिशरी टू ऑप्शन ए मेक लॉज, interpret laws, examine the constitutionality of legislative and executive actions, और ऑप्शन डी है अपॉइंट जजेस टू लोअर कोर्ट्स. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिगार्डिंग. ऑप्शन ए है द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी शुड फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. The legislature and executive can have overlapping functions. Option C है the judiciary should control legislative action, और option D है the executive should dominate the legislature. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, the legislature, executive and judiciary should function independently of each other. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. इनमें से कौन सा फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है. पार्लियामेंट्री लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन, और ऑप्शन डी कॉमन लॉ. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का कौन सा प्राइमरी सोर्स है. ऑप्शन ए डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ट्रीटीज, ऑप्शन सी कोर्ट डिसीजंस, एंड ऑप्शन डी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, इंटरनेशनल ट्रीटीज प्राइमरी सोर्स है किसका, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है. प्राइवेट कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23. द प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा sunt servanda मीन्स agreement must be observed in good faith, agreement are always negotiable, option C agreement are void if they are not signed by a head of state, और ऑप्शन डी हो जाएगा agreement must be kept. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पैक्टा sunt servanda मीन्स होता है agreement must be kept. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24. Which body is primarily responsible for settling dispute between states under. Option A United National Security Council, International Court of Justice, International Criminal Court, या फिर जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो कौन सी बॉडी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगी डिस्प्यूट सेटल करने के लिए. आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. इनमें से क्या सत्य है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ के बारे में. ऑप्शन ए है इट इज़ क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी है इट अप्लाइज ओनली टू ट्रीटी बाउंड स्टेट्स, ऑप्शन सी है इट इज़ बाइंडिंग इवन इफ नॉट रिटन इन अ ट्रीटी based on consistent state practice and opinion juris. नेक्स्ट ऑप्शन है इट ओनली अप्लाइज टू डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन स्टेट. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो है वो बाइंड होता है, इट इज़ बाइंडिंग इवन इफ नॉट रिटन इन अ ट्रीटी.
चाहे ट्रीटी में नहीं भी लिखा गया हो, बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस एंड ओपिनियन यूरिस। अब देखिए हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ ऑप्शन ए regulating trade between nations, option B governing the conduct of war and protection of civilians during conflict, option C preventing the proliferation of weapons of mass destruction, और option D है regulating international environment। तो correct answer will be option B governing the conduct of war and protection of civilians during conflict। ठीक है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की प्राइमरीली कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, जेनेवा कन्वेंशन प्राइमरीली डील विद, जेनेवा कन्वेंशन जो है वो किससे डील करता है? ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बाउंडेड सोल्जर्स एंड सिविलियंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, ऑप्शन सी रूल्स ऑफ ट्रेड इन वॉर टाइम, ऑप्शन डी रूल्स फॉर द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी protection of prisoners of war, wounded soldiers and civilians in conflict zones। Next question देखेंगे, question number 28, which of the following is prohibited under international humanitarian law during an armed conflict? Option A attacks against civilian populations, option B use of nuclear weapons, option C torture and inhumane treatment of prisoners of war, और option D all of the above। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन इन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पार्टीज टू अ कॉन्फ्लिक्ट मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऑप्शन ए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट रैंक, ऑप्शन सी आर्म्ड फोर्सेज एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका स्टेट्स दैट आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स एंड सिविलियन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस स्पेसिफिकली एड्रेसेस द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट? Option A the Hague Convention, option B the Geneva Convention, option C the additional protocols to the Geneva Convention, और option D Convention on the Rights of the Child। तो correct answer will be आपका option C the additional protocols to the Geneva Convention। ठीक है, Geneva Conventions की क्या है, एक सीरीज ऑफ ट्रीटी है, ठीक है, और प्रोटोकॉल्स हैं। ये देखिए, पहले आपका जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, एक हुआ था आपका 1906 में, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हुआ था जेनेवा कन्वेंशन वो हुआ था आपका 1929 में। थर्ड और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन हुआ था आपका 1949 में। इसके बाद 2 एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो यहाँ पे बात की जा रही है एडिशनल प्रोटोकॉल्स की, ठीक है, ये हुए थे आपके 1977 में। इसके बाद एक और एडिशनल प्रोटोकॉल आया थर्ड, वो हुआ आपका 2005 में, ठीक है। तो ये सारे ईयर्स हैं, आपको याद रखने चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे आईपीसी के क्वेश्चंस आ गए हैं। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर? मर्डर की पनिशमेंट कहाँ दी गई है? सेक्शन 302, सेक्शन 304, 307 या फिर 304A। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 302, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी? कॉमन इंटेंशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर किडनैपिंग, ठीक है। तो जो सेक्शन 34 है आईपीसी का, वो बात कर रहा है सेवरल पर्सन्स की कॉमन इंटेंशन के साथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, द ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? कौन से सेक्शन में दिया गया है डाउरी डेथ हमें? सेक्शन 304, सेक्शन 498A, सेक्शन 306 एंड सेक्शन 304B, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 304B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34,
विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद पनिशमेंट फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट हमें कहाँ दी गई है, सेक्शन 323, सेक्शन 325, सेक्शन 326 या फिर सेक्शन 338। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 325, ठीक है। क्या पनिशमेंट दी गई है, आइदर डिस्क्रिप्शन की हो सकती है जो कि एक्सटेंड की जा सकती है, एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी क्रिमिनलाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए रेप, ऑप्शन बी थेफ्ट, ऑप्शन सी सोडोमी एंड अननेचुरल ऑफेंसेस, ऑप्शन डी बाइगेमी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, रेप। ये जो अननेचुरल ऑफेंसेस वाला है ये हमें सेक्शन 377 में दिया था, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कब किया, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। ऑप्शन ए है imprisonment for life or rigorous imprisonment for up to 10 years, option B imprisonment for 7 years to life, option C death penalty और option D है imprisonment for up to 2 years। तो correct answer will be option A, imprisonment for life or rigorous imprisonment for up to 10 years। next question देखेंगे हम, question number 37, which of the following section of IPC pertains to kidnapping from lawful guardianship, ठीक है, लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैपिंग कौन से सेक्शन में हमें दिया है, सेक्शन 361, सेक्शन 364, सेक्शन 367 और सेक्शन 375। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 361। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी डील्स विथ विच ऑफ द ऑफेंस, ऑप्शन ए है थेफ्ट, ऑप्शन बी है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है डेफोमेशन और ऑप्शन डी है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 420। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन ए डाउरी डेथ, ऑप्शन बी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ऑप्शन सी क्रूएलिटी टू अ वुमन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव और ऑप्शन डी है रेप, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रूएलिटी टू अ वुमन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव, ठीक है। ये हमें दिया है सेक्शन 498A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस मर्डर एज एन एक्ट कमिटेड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और सीरियस हार्म। ऑप्शंस हैं यहाँ पे सेक्शन 300, सेक्शन 301, सेक्शन 302 और सेक्शन 304। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 300, ठीक है। सेक्शन 300 में हमें मर्डर की डेफिनेशन दी है और सेक्शन 302 में हमें मर्डर की पनिशमेंट दी है, ठीक है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आईपीसी के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस टॉर्ट्स के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एलिमेंट इन द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। प्राइमरी एलिमेंट क्या है टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में, ऑप्शन ए इंटेंशनल हार्म, ऑप्शन बी ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी ऑफ केयर, ऑप्शन सी डेफेमेशन, ऑप्शन डी है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टॉर्ट, नेग्लिजेंस, डेफेमेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच और न्यूसेंस। तो इनमें से क्या नहीं है टॉर्ट का टाइप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीच, ठीक है। नेग्लिजेंस, डेफेमेशन और आपका न्यूसेंस ये हमारे टॉर्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, इन द टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन। डेफेमेशन के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कहाँ लाई करेगा, तो ऑप्शन ए होगा, किस पे लाई करेगा, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, जज या फिर गवर्नमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेंटिफ, ठीक है। प्लेंटिफ को ही प्रूव करना होगा कि उसके साथ डेफेमेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड इन विच केस। टॉर्ट में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जो डॉक्ट्रिन है उसे सबसे पहले कौन से केस में आर्टिकुलेट किया गया है, ऑप्शन ए है डोनोक वर्सेस स्टीवेंसन, ऑप्शन बी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, ऑप्शन सी ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन और ऑप्शन डी है मैकफेरसन वर्सेस ब्रिक मोर्टर कॉर्पोरेशन।
तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस अवेलेबल इन अ टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन। डेफेमेशन के केस में कौन सा डिफेंस अवेलेबल नहीं है? ऑप्शन ए ट्रुथ, ऑप्शन बी प्रिविलेज, ऑप्शन सी अपॉलॉजी, ऑप्शन डी कंसेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है, अपॉलॉजी का डिफेंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से। क्वेश्चन नंबर 46। विच एक्ट गवर्न्स द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया। कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट कौन सा एक्ट करता है इंडिया में? ऑप्शन ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन सी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ऑप्शन डी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कंज्यूमर नहीं है? ऑप्शन ए अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ऑप्शन बी अ पर्सन who buys goods for commercial use, option C a person who buys goods for resale और option D a person who buys service for personal use। तो correct answer will be option B a person who buys goods for commercial use, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए चीज़ें खरीदता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन 48। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड विद इन हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर कंप्लेंट कब फाइल कर सकता है? कॉज ऑफ एक्शन की तारीख से। ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन 3 ईयर्स, ऑप्शन 4 5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंज्यूमर रेड्रेसल मैकेनिज्म अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कंज्यूमर रेड्रेसल मैकेनिज्म का फॉर्म नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, ऑप्शन बी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, ऑप्शन सी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन और ऑप्शन डी कंज्यूमर अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कंज्यूमर अपीलेट ट्राइब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंसीडर किया जाता है? ऑप्शन ए फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन बी सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग सब स्टैंडर्ड सर्विसेज और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ये सभी जो हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। वैसे तो हमें इस सेशन में पूरे 100 क्वेश्चंस कराने थे क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट हमारा पूरा 100 क्वेश्चन का होगा, जैसे कि एमपी सेट में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर 2 में। लेकिन अभी वीडियो हो रहा है बहुत ज़्यादा लेंथी, तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको जो फुल लेंथ टेस्ट है इसे हम करेंगे 2 पार्ट में। तो अब जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट है इसे हम करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। 50 क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 1 में, 50 करेंगे हम दूसरे में, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।